अब इस वक्त दोहरी चुनौती है। एक चुनौती यह है कि जो पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम है उसके ऊपर बोझ बहुत ज्यादा है, जिसके लिए आपने कहा कि सरकार को अपना बजट बढ़ाना पड़ेगा और उसके ऊपर खर्चा ज्यादा करना पड़ेगा। वो नेटवर्क बढ़ना चाहिए, क्योंकि निजी क्षेत्र के आ रहे हैं इसलिए सरकारें बंद कर दें। मुझे नहीं मालूम दिल्ली जैसे शहर में भी जो राजधानी है, पिछला सरकारी क्षेत्र का बड़ा अस्पताल कब बना था? डॉक्टर साहब को, डॉक्टर हर्षवर्धन को याद होगा। हमारे समय में बने, बाकी अभी भी कुछ बन रहे हैं, लेकिन ऐसे भी हैं जो 14-14 साल से जमीन ले रखी है, बन नहीं पा रहे। तो इसलिए सरकारी क्षेत्र में ये कल्पना ना रहे, क्योंकि निजी क्षेत्र अब सामने आ गया, इसलिए सरकार अपनी जिम्मेवारी से पीछे हट जाए। क्योंकि आम व्यक्ति जिसके साधन सीमित होते हैं वो आज भी उस सरकारी सुविधा, क्योंकि सस्ती है, लगभग फ्री है, उसके ऊपर निर्भर करता है। अब दूसरा आया जो निजी क्षेत्र के हैं, उसको लेकर भी सच में मैं उसकी दृष्टि से प्रशंसा करूं तो मुझे देश भर में ऐसी, दिल्ली में तो निश्चित रूप से हुआ, लेकिन देश भर में कई स्थानों पर इन कई संस्थाओं के साथ देखने का अवसर मिला। और इस देश में इंडियन मेडिकल प्रोफेशनल्स की जो प्रोफेशनल एबिलिटी है, दैट इज द लाइफलाइन ऑफ दीज इंस्टीट्यूशंस। और कुछ तो अब ऐसे बन गए जिनको किसी भी मात्रा में हम वर्ल्ड क्लास से नीचे नहीं मान सकते। मैं इसमें पेसिमिस्टिक नहीं हूं। कुछ होगा जिनका स्तर अभी सुधार की आवश्यकता है, और इसलिए जिनमें सुधार नहीं होगा, पेशेंट वहां की बजाय दूसरे स्थान पर चला जाएगा। जिसको हम कहते हैं द कंज्यूमर इज द किंग, उस दृष्टि से पेशेंट्स के पास भी चॉइस होगी। जो एक पुराना सिद्धांत है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो सबसे बेहतर सुविधा देगा वही सस्टेन कर पाएगा। लेकिन इन तमाम संस्थाओं में हेल्थ केयर कॉस्ट एक बहुत बड़ा विषय है। और सच में समाज में आम आदमी की जो औसतन आय है, जो एवरेज इनकम है, उस एवरेज इनकम में से इन इंस्टीट्यूशंस को अफोर्ड कर पाना बहुत कठिन है। और मुझे खुशी है कि आज आपने अपने सत्र में ये इंश्योरेंस से संबंधित भी एक विषय रखा। पूरी दुनिया भर में क्वालिटी हेल्थ केयर को अफोर्ड कर पाना और अपनी आमदनी में से अफोर्ड कर पाना बहुत कठिन है। मैं पिछले सप्ताह न्यूयॉर्क में था, तो वहां कुछ डॉक्टर से मेरी बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि वहां के एक अस्पताल के बारे में कि अगर कोई इंश्योरेंस से कवर्ड पेशेंट नहीं आता है तो उससे वो पहले इंस्टेंस में $2.5 लाख मांगते हैं कि डिपॉजिट कर दीजिए, कुछ बच जाएगा तो वापस कर देंगे। आज के एक्सचेंज रेट पे लगभग ₹1.25 करोड़ या उससे भी थोड़ा ज्यादा। और ये पूरी दुनिया भर में ये है। लेकिन कुछ देश ऐसे हैं जिन्होंने इंश्योरेंस लगभग कंपलसरी किया हुआ है। जो लोग व्यवसाय में हैं, सरकारी कामकाज में हैं, सरकार की स्कीम्स होती हैं, वहां एक इंश्योरेंस कवर्ड है। अब CGHS इज अ टाइप ऑफ एन इंश्योरेंस। निजी क्षेत्र में भी जो लोग स्ट्रक्चर्ड एम्प्लॉयमेंट में हैं, मुझे लगता है वहां भी इसको कंपलसरी करने की अब आवश्यकता आ गई है। और जो प्राइवेट सिटीजन हैं, इसमें धीरे धीरे इंश्योरेंस प्रीमियम्स रेगुलेट होना, क्योंकि आज आप देखेंगे 3 तारीख को जब ओबामा और मिट रोमनी की बहस होगी तो इंश्योरेंस प्रीमियम्स बहुत बड़ा इशू बन जाएगा। क्योंकि ऐसे परिवार भी अमेरिका में है, वहां इसकी प्रशंसा तो हम लोग करते हैं, जिनकी शिकायत होती है कि 20, 25, 30% उनका वेतन इंश्योरेंस प्रीमियम्स में चला जाता है। इसलिए केवल इंश्योरेंस अपने आप में हर समस्या की हल हो जाएगा, ऐसा नहीं है।
और इसलिए भारत के समाज में यहां की आम आमदनियों को देखते हुए इंश्योरेंस सेक्टर का विस्तार हो, और मुझे खुशी है कि आपने आज इस पर चर्चा की है और पार्टी में हम लोगों को भी आप ज्ञान देंगे कि इसको किस प्रकार से इसका एक्सपेंशन हो सकता है। भारत में प्राइवेट सेक्टर हेल्थ केयर का एक्सपेंशन हो रहा है, उतना कॉरस्पॉन्डिंग एक्सपेंशन इंश्योरेंस का नहीं हो रहा। इसलिए उस सुविधा का लाभ उठा पाना केवल कुछ लोगों तक सीमित रह जाता है। और एक बड़ा विषय मैंने पूछा, शायद उस पर आज आपकी चर्चा नहीं हुई। आज दुनिया जिस विषय से टकरा रही है इज हाई कॉस्ट ऑफ मेडिसिन। अब ये हाई कॉस्ट ऑफ मेडिसिन का जो विषय है, ये प्रत्यक्ष रूप से डॉक्टर्स के साथ संबंध तो नहीं रखता, लेकिन डॉक्टर्स इसकी एविडेंस रोज देखते होंगे। अब इसके पीछे लगभग सारांश ये है कि लाइफ सेविंग ड्रग्स इस दुनिया में बनते रहे हर बीमारी को समाप्त करने के लिए। उसकी लाइफलाइन है रिसर्च, और जो रिसर्च करता है उसको रिसर्च करने का पुरस्कार भी मिलना चाहिए। ही मस्ट गेट द रिवॉर्ड्स ऑफ इन्वेंशन। और शायद इसीलिए ये जो कल्पना थी पेटेंट्स की, और आज दुनिया में जो पेटेंट्स की लड़ाई है वो मशीनों तक कम सीमित है, वो अधिकतर दवाइयों तक या खेत के बीज तक हो गई है, और उसका सबसे बड़ा हिस्सा दवाइयों तक है। द बैटल ओवर पेटेंट्स इज नाउ ओवर मेडिसिन। अब उस रिवॉर्ड ऑफ इन्वेंशन को हमने पेटेंट का रूप दे दिया कि आपने अगर इन्वेंट किया है तो 20 साल बाद आपको अधिकार होगा। So whoever invents gets a monopoly for 20 years. Now the problem with monopolies is that they are advantageous to the person who possesses monopolies, but they are highly disadvantageous to the world at large. अब इसमें दो प्रकार की कॉन्फ्लिक्ट है। पहली कॉन्फ्लिक्ट यह है कि इन्वेंशन होना चाहिए, अदरवाइज लाइफ सेविंग ड्रग्स नहीं बनेंगे, इसलिए रिसर्च को इंसेंटिवाइज करें। दूसरी तरफ यह है कि जिसको आप इंसेंटिव देते हो और कहो कि आप ही केवल इस दवाई को बना पाएंगे, तो उस वक्त उसको लगता है मेरा एकाधिकार हो गया, अब 20 साल तक ये मोनोपोली है, इसलिए मैं इसकी दाम बढ़ा दूं। 1994 में जब मौजूदा राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी कॉमर्स मिनिस्टर थे, तो भारत ने ट्रिप्स के ऊपर समझौता किया था। उस वक्त हमें यह गलत कल्पना थी कि ये जो कपड़े के पहले टेक्सटाइल्स के कोटाज होते थे, जिसको एमएफए एग्रीमेंट कहते थे, मल्टी फैब्रिक्स एग्रीमेंट, अगर ये कोटाज टूट गए तो भारत का गारमेंट एक्सपोर्ट बहुत बढ़ जाएगा। तो हमने ट्रेड ऑफ किया था कि एमएफए टूट जाएगा 1 जनवरी 2005 को, कोटा बंद हो जाएंगे, फ्री ट्रेड हो जाएगा, और उसके बदले में भारत ने ट्रिप्स के ऊपर साक्षर कर दिए। इससे पहले जो कल्पना थी वो थी एक प्रोसेस पेटेंट की। प्रोसेस पेटेंट होता था कि जिस प्रोसेस के माध्यम से आप किसी दवाई का निर्माण करते हो। अब आपका तरीका और मेरा तरीका अलग अलग हो सकता है, दोनों को अपने ऊपर पेटेंट मिलेगा। हमने यह समझौता कर लिया कि अब प्रोडक्ट पेटेंट भी होगा, और सच में मरीजों के साथ ही अन्याय हो गया। प्रोडक्ट पेटेंट का अर्थ है कि जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा किसी भी पेटेंट प्रोसेस से बने, उसके ऊपर पहली बनाने वाले की मोनोपोली हो जाएगी, और उसका असर हम देख लें। आप में से जो ज्यादा सीनियर्स हैं, पिछले 15 साल 20 साल में आपके देखते हुए दवाइयों की कीमत कुछ रुपए से कुछ 100 रुपए, फिर हजारों रुपए, अब लाखों रुपए तक पहुंच रही है। अब इसकी एक दूसरी समस्या भी आई कि 20 साल तक अपने पेटेंट की मोनोपोली कर लेना और 17वें, 18वें, 19 साल में उसमें थोड़ा सा मॉलिक्यूलर चेंज कर देना,
जिसका कोई लंबा चौड़ा थेरेपेटिक इम्पैक्ट ना हो, और कहना ये आगे 20 साल तक फिर चलेगा, और फिर 38वें साल में परिवर्तन करके उसको 60 साल तक ले जाना। इसको एवरग्रीनिंग कहते हैं, कि सदैव ये हरा भरा रहेगा और आपका पेटेंट की मोनोपोली रहेगी। सरकार ने तो इसको स्वीकार कर लिया था, और यूपीए सरकार ने स्वीकार कर लिया था 2004 में जब ये आए। तो 2005 में जब लाए तो राज्यसभा में हमने इसको रोक दिया, और हमने थोड़ा सा एक प्रावधान डाला जिसको लेकर भारत और अमेरिका में आज भी बहुत विवाद है, सेक्शन 3D, कि जब तक कोई बहुत बड़ा उसका परिवर्तन नहीं होगा, मरीज के इलाज में सिग्निफिकेंट चेंज नहीं होगा, थेरेपेटिक इंपैक्ट सिग्निफिकेंट नहीं होगा, तब तक आपको पेटेंट नहीं मिल सकता।